नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग पहले बात कर रहे थे एक श्रृंखला के माध्यम से, एक सीरीज के माध्यम से आरओ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे पूर्व के वर्षों में, उनके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, उनके प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज का जो वीडियो हमारा होगा वो प्रिलिमिनरी 2017 के एग्ज़ाम पर होगा और इसके सामान्य धनों का प्रैक्टिस सेट हम लोग पार्ट 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2017 पार्ट 2। जो भी मित्र हमारे नए हैं, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वो जा कर के पूर्व में आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के आप पूर्व के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। इससे पहले कि आज की क्लास हम लोग शुरू करें, मैं थोड़ा सा कुछ 10 सेकेंड आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहूँगा कि डिकोड एग्ज़ाम आपके लिए क्या कर रहा है। आपके सहयोगी के रूप में डिकोड एग्ज़ाम हमेशा तत्पर रहता है और आपके परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। क्रैश कोर्स का आशा यह है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो कम समय में हमें सारी चीज़ों को रिवाइज करना होता है। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए क्रैश कोर्स सारगर्भित तरीके से तैयार किया हुआ मटेरियल आपको मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज भी जारी की गई है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यह किसके लिए है? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी। जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा कि ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना होगा। अच्छी बात है, आपने मैसेज किया, आप जुड़ गए, लेकिन आप क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के साथ कैसे जुड़ेंगे उसके लिए आपको गुणवत्ता भी देखनी होगी। गुणवत्ता के लिए आप फ्री डेमो टेस्ट यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है तो आप निश्चित रूप से जुड़ें, ये मेरी सलाह है आपको। दूसरा तरीका है आपको ये डेमो टेस्ट लेने का कि डिकोड एग्ज़ाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप डेमो PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इतनी बातें हो गई आपके सहयोग की। अब प्रत्यक्ष रूप से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ कमेंट में साथ साथ चले। उत्साहवर्धन होता है, आपका भी उत्साह होता है, मेरा भी उत्साह बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था से प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। सीधे सीधे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो मुझे लगता है कि इसका जो ये प्रश्न है ये काफ़ी आसान है और इसका उत्तर आप लोगों के पास निश्चित रूप से होगा। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात की गई अनुच्छेद 17 में। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। न्यूनतम या अधिकतम कितनी संख्या हो? कम से कम होगी तो कितनी होगी और अधिक से अधिक होगी तो कितनी होगी? 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500, 60 तथा 500। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है 60 तथा 500, यानी आंसर डी, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। देख ले कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह या बाबू जगजीवन राम। तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1967 में बना, इसके अध्यक्ष जो थे 5 जनवरी 1966 को इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और इनके इस आयोग के बाद जब प्रशासनिक सुधार आयोग बना, प्रशासनिक सुधार का गठन हुआ, तो हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसको हमें याद रखना होगा कि 5 जनवरी 1966 में इसका गठन हुआ और अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, यानी कि 70वें संशोधन से पहले कुछ राज्य ऐसे थे जिनको कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को
भाग लेने का अधिकार नहीं था, वो उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं करते थे। तो अब कौन कौन से वो राज्य है? दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि भारत के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को शामिल किया गया। इस लिहाज से हम लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही है, दिल्ली तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसका प्रावधान, अब देखिए पंचायती राज के संबंध में दिया गया है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, केवल ए या केवल दो, एक तथा दो दोनों सही है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। थोड़ा सा हम आपको समय देना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप भी इन प्रश्नों को देखते चलें और मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। साथ साथ यदि कमेंट आपका आता जा रहा है तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। हम लोग एक साथ चलेंगे और आपकी ऊर्जा यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक। देखिए इसमें आंसर केवल ए सही है और ये कहा गया है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में किया गया है, ये ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा अनुच्छेद 334 के बारे में हम लोग जान लें कि अनुच्छेद 334 में जो आरक्षण की अवधि थी, विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि, वो लगभग 70 वर्ष थी तथा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और एससी एसटी से संबंधित, ये एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ यह जो हमारा ऑप्शन है, ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि यह आंग्ल भारतीय और एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ठीक है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अब देखिए दो चीजें आ गई कि 73वें संविधान संशोधन में ही पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया और इसी संशोधन में शहरी स्थानीय सरकार को भी स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ये दो कथन है, तो इसमें सही कौन सा है? एक तथा दो दोनों सही है, केवल एक, केवल दो, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा तो पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, लेकिन जब शहरी स्वशासन, शहरी स्थानीय सरकार की बात जब आती है तो हमें 74वें संविधान संशोधन को पढ़ना पड़ता है, हमें 74वें संविधान संशोधन का इंतजार करना पड़ता है। अतः इस आधार पर ऑप्शन सी, केवल ए हमारा सही है। अब देखें कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो प्रकृति इसी तरीके से आपको उलझा नहीं रही है, वो आपको तर्कसंगत बनाने की विधि है कि आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप कितने तर्कसंगत हैं ये आयोग जानना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को या उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के मामूली या कुल परिवर्तन को यदि हम देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल चीज़ें हो जाएंगी। अतः उत्पादक की कीमत सूचकांक जो है
वो औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? अब ये नहीं कि, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एक तो यह है कि आपका एरिया सबसे ज़्यादा है और आपका उत्पादन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा हो गया, ये एक अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास यदि 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है और एक आदमी के पास 100 हेक्टेयर, इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग समझ लें तो 10 हेक्टेयर में यदि आपने 100 क्विंटल पैदा किया और यहाँ 100 हेक्टेयर में 500 क्विंटल पैदा किया, तो एक चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि ये 500 क्विंटल तो ज़्यादा है, लेकिन जब एवरेज या औसत या प्रतिशत हम देखेंगे तो ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ 5 का रेशियो आ रहा है प्रति हेक्टेयर, लेकिन यहाँ प्रति हेक्टेयर 10 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये है कि भारत के राज्यों में से चावल उत्पादन का प्रति हेक्टेयर किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो जब प्रति हेक्टेयर की हम लोग बात करते हैं, समग्रता की बात नहीं करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब आएगा। कि भारत के राज्यों में चावल उत्पादन का जो प्रति हेक्टेयर रेशियो है वो पंजाब का आता है। ठीक है, आंसर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है कूट? क्या है कि फसल और पौधारोपण एक तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य, जूट केरल, चाय उत्तर प्रदेश, गन्ना आसाम, रबड़ पश्चिम बंगाल। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देख ले, यदि हमें बहुत कुछ नहीं भी आ रहा है तो एक चीज़ ये तो आ रहा है कि गन्ना उत्तर प्रदेश है और चाय के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि केरल असम में है। अब यहाँ हम लोग देख लें कि बी का 3 किस में है। निश्चित रूप से बी का 3 केवल एक ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन की भी जानकारी है तो हमारा काम चल जाएगा। दूसरा हम लोग सी का 2 देख लें, ये यहाँ है। जूट के विषय में हम लोग जानते हैं कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और रबर केरल में। रबर केरल में इसलिए क्योंकि ये भूमध्य रेखीय वनों में पाया जाता है रबर। तो इस आधार पर ए का चौथा जूट पश्चिम बंगाल, चाय आसाम, गन्ना उत्तर प्रदेश और रबर केरल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? कौन सी एजेंसी, थोड़ा सा प्रश्न को समझने की आवश्यकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? नेफेड या स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफ्को या एमएमटीसी? तो यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं तो नेफेड भी कृषि सामानों के निर्यात में सहभागी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी कृषि सामानों के निर्यात में सहभागी है, लेकिन जब इफ्को की बात हम लोग करते हैं तो ये फर्टिलाइजर, ये रासायनिक उर्वरकों से संबंधित है, न कि कृषि यंत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं? अब देखिए यहाँ प्रश्न हमारा और थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति बदल रही है, यानी कि विस्तार हो रहा है। प्रश्न के पूछने का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो रहा है। तो जो भी हमारे मित्र नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है और इन सारे विषयों को सम्मिलित करके जो क्रैश कोर्स चलाया गया है कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए, निश्चित रूप से आप जुड़े, आपको काफ़ी लाभ होगा। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, मदड़िया, तेजड़िया या स्टेक? तो यहाँ जो ये ऑप्शन है दलाल का, ये सट्टेबाज नहीं है। बाकी बाजार में ये बीच की कड़ी है, ब्रोकर है ये। बाकी मदड़िया, तेजड़िया या स्टेक ये स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन जो दलाल है उसका सट्टेबाजी से कोई लेना देना नहीं है।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, मूंगा रेशम, गासमर रेशम या अहिंसा रेशम। तो यहाँ मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है उसको हम लोग गासमर रेशम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरसों, मटर, अलसी, मूंगफली। एक तरफ ये फसल दे दिया है, दूसरी तरफ ये प्रजातियों के विषय में बताया है। सरसों की प्रजाति वरुणा बताया है, मटर की प्रजाति सपना, अलसी का सूर्या, मूंगफली का कौशल। अब यह पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कंफर्म है कि ये सुमेलित है। इसमें 3 ऑप्शन तो सुमेलित हैं ही, एक ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो वो कौन सा है हम लोग देख लें जरा। तो ये सरसों, वरुणा, मटर, सपना, लेकिन अलसी की जो प्रजाति ये सूर्या बताया है, सूर्या पपीता की एक प्रजाति है, न कि अलसी की। अब मूंगफली, कौशल, ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि सूर्या की जो प्रजाति बताई गई है ये सूर्या की प्रजाति, सूर्या अलसी की प्रजाति न होकर के ये पपीता की प्रजाति है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन को देख लिया जाए। कृषि से कथन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कृषि भी हमारे अब इसमें शामिल हो गया है। कृषि क्षेत्र से क्या प्रश्न है कि गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड यानी फॉल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं कि यह भी सही है, यह भी सही है, और खैरा रोग के विषय में भी हम लोग जान रहे हैं। थोड़ा सा सी को लेकर के कन्फ्यूजन हम लोगों को होता है। तो सी के विषय में हम लोग ये जान लें कि यह इसका संबंध धान की फसल से है और यह फफूंदी जनित रोग है, और इसका संबंध जौ में यह नहीं पाया जाता बल्कि धान में पाया जाता है। फॉल्स स्मट या झूठ कंड। ठीक है। तो यहाँ ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि यही आंसर है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? अब जब भारत के राज्यों की बात हो रही है तो देख लिया जाए, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर है। गेहूं, आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश इन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, गेहूं के, आलू के और गन्ना के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है वो कहाँ अवस्थित है? आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो इसके बारे में हम लोग जान लें कि इसकी जो आधारशिला थी वो नवंबर 2014 में रखी गई और 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, और इसकी आधारशिला वाराणसी में रखी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सीधा सा प्रश्न यह है। अब ऐसा नहीं है कि पंडित दीनदयाल से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो वाराणसी को ही इंडिकेट करता है। अब यहाँ जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान की जो बात है तो ये मथुरा में अवस्थित है। ये बिल्कुल देखिए, प्रश्न दोनों को, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे गए हैं, फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे गए हैं, आपकी तार्किकता को भी आजमाया गया है प्रश्नों में, और आपके एक नॉलेज को, आपके मेमोरी का भी टेस्ट लिया गया, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न पूछ करके। ठीक है। तो यहाँ मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा की बात है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर?
सीधा सीधा प्रश्न है कि ये कहाँ स्थित है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में जान रहे हैं तो हमें इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि ये गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? उत्तर प्रदेश के बजट का आकार पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है। 42,43,84.53 करोड़ या 42,83,54.53 करोड़ या 42,83,84.52 करोड़ या 82,42,54.52 करोड़। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन हमारा सही है, 42,83,84.5। आप इसी तरीके से याद करेंगे, आपको जब याद करने की बारी आएगी तो आप इसी तरीके से याद करेंगे कि 42,83,84.52 करोड़। अन्यथा लाख हजार करके गिनती गिनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको थोड़ा शार्ट फॉर्म में हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण क्या है? पहले कथन दिया है, उसके नीचे कारण दिया है। कथन है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ऐसा तो नहीं है, अन्य भाषाओं में लोग असहज होते हैं। आइए थोड़ा सा देख लिया जाए कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये सही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज नहीं होते हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि सी, ए सत्य है किंतु आर डेफिनेटली असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा जनपद है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़? इसका बड़ा इजी आंसर है 67 कि दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा जनपद है। थोड़ा सा हम यहाँ दो चार सेकंड के लिए रुकेंगे ताकि आप इसका आंसर देते हुए चले। कई बार हम लोग यहाँ वाराणसी के विषय में भी विचार करते हैं, लेकिन सही आंसर इसका है लखनऊ, कि दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा या मेरठ? तो यहाँ निर्यात विकास केंद्र इलाहाबाद, अब प्रयागराज इसको हम लोग जानते हैं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 वर्ष की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? कन्नौज इत्र का शहर है। कारण क्या है? कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि ये कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सही है। तो यहाँ जो हम लोगों को जानना है कि कन्नौज इत्र का शहर है, ये तो सही बात है, लेकिन कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है, क्योंकि कन्नौज शहर, कन्नौज जो है वो वहाँ तंबाकू की खेती के लिए भी जाना जाता है कन्नौज। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक, तो यहाँ कन्नौज इत्र का शहर है, ये सही है, लेकिन कन्नौज शहर के निवासियों के यहाँ
सबके यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है, ये तंबाकू के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये गलत है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को सही आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। अब इन दोनों कथनों में से हमें एक चुनना है। आइए इसको जरा देख लिया जाए कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो। क्या सही है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ कथन बी केवल दूसरा सही है। औद्योगिक अनुमोदन, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत इसकी जो स्थापना की गई उसका अर्थ यह है कि औद्योगिक अनुमोदन से इसका तात्पर्य है, न कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से इसका ताल्लुकात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो गिरिजा देवी का जन्म थोड़ा सा यहाँ हम रुकेंगे क्योंकि ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था, और मुझे लगता है कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। बाराबंकी, आजमगढ़, बस्ती और बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर आप कहिए बलिया है, जिसके पूर्व में अब बिहार की सीमाएं शुरू हो जाती है। सिटाप दियारा वगैरह, ये बागी बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शहर क्या है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वाराणसी संस्कृति और धर्म विशेषता ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ठीक है, लेकिन जो झांसी है ये औद्योगिक नगर न होकर के ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, औद्योगिक नगर नहीं है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता, यदि झांसी को हम लोग जान रहे हैं तो झांसी के विषय में हमें यह जानना चाहिए कि झांसी जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। बाकी मुरादाबाद को तो पीतल नगरी के रूप में हम जानते ही हैं, पीतल उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काष्ठ नक्काशीदार घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को ठीक ठाक है कि काष्ठ नक्काशीदार घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर या कानपुर। तो इसका आंसर आपके पास भी होगा सहारनपुर। काष्ठ नक्काशीदार घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। आगरा में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या बरेली में। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है, ये सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थापित है। और चूंकि इससे एक प्रश्न और पूछा गया था पूर्व में कि उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कजरी और चैती कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा। तो चूंकि इस केंद्र की स्थापना इलाहाबाद में है और कजरी चैती का नाम, देखिए कन्फ्यूजन कैसे होता है, तो उसमें इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी 4 नाम दिए गए थे। अब जैसे ही हम उस प्रश्न को देखते हैं तो कजरी चैती का संबंध कहीं ना कहीं हम लोग मिर्जापुर से जोड़ते हैं, लेकिन यह उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है और इसका आयोजन जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। बनारस में करवाने के विषय में इस सांस्कृतिक केंद्र ने विचार किया था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के समझने की जरूरत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग इस पर अब विचार करते हैं। विचार क्या है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें।
कि इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ ये तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये थोड़ा सा मामला उलझा रहा है, ये गड़बड़ मामला है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक नहीं है। इस मामले में महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश के आसपास रहता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आप ये A 1, 2 और 4, तो इस तरह से ऑप्शन में हमारे 1, 2 और 4 यहाँ तक शामिल है। हमारा सही आंसर होगा C। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रश्नों को देखा और 2017 का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का पेपर था उस पर हम लोग चर्चा किए। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।